नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में हमने खिलजी वंश के बारे में देख लिया था। आइए आज तुगलक वंश के राजाओं, उनके ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया अपने शासनकाल के दौरान। तो तुगलक वंश का जो पूरा शासनकाल है वो 1320 से 1412 तक है। 1412 के बीच में कुल 6 राजा हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। तो पहले जो तुगलक वंश के संस्थापक शासक थे वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, जो 1320 से और 1325 तक अपना शासन किए। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक अपना शासन किए। और उसके बाद आए नसरुद्दीन मोहम्मद, जो 1394 से 1312 ईस्वी तक अपना शासन किए। तो साथियों, इनके शासनकाल के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें खुदवाई और बहुत सारे ऐसे कार्य किए। तो आइए देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद तुगलक था, 1320 से 1325 5 वर्षों ने इन्होंने भारत में शासन किया। और इस दौरान इन्होंने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। और ये प्रथम ऐसे शासक थे जो सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई करवाए और नहर बनवाए। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और इन्होंने मंगोलों पे आक्रमण कर उन्हें हराया, जिससे इनका नाम मलिक उल गाजी पड़ गया। और इन्होंने मंगोलों को हराया और नहर की खुदाई करवाई। और अपने शासनकाल में बस यही 2 काम है जो इनके नाम से महत्वपूर्ण है। 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय से लौटते समय दिल्ली रास्ते में इनकी जो है मृत्यु हो गई और अगले शासक बने मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 के बीच में शासन किया। 1325 से 1351 के बीच में इन्होंने शासन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने धार्मिक और राजनैतिक मामलों में उलेमाओं का जो वर्चस्व था उसे समाप्त कर दिया। और उनके इस काल से उलेमा वर्ग जो थे वो इनके दुश्मन तो बने, लेकिन उसका जो वर्चस्व था इन्होंने समाप्त कर दिया और उलेमाओं की जो वर्चस्व था वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और ये जो है तुगलक वंश के सर्वाधिक श्रेष्ठ शासक सिद्ध हुए। और इन्होंने रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अगर वैद्य किसी दवा का उपचार करते हैं, सर दर्द का उपचार करते हैं तो बुखार हो जाता है, अगर बुखार का उपचार करते हैं तो कोई और बीमारी पकड़ लेती है। और मोरक्को का प्रसिद्ध जो एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, यह इनके शासनकाल में भारत में आया। इसने रेहला की स्थापना की, रेहला नाम की पुस्तक इसने लिखी। उसने अपने एक वर्णन में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना सोने के ईंटों पर सोने की चादर चढ़ाकर महल बनवाया और उसमें एक कुंड बनवाकर उस कुंड को सोने से भर दिया। इसने जैन के प्रसिद्ध विद्वान जीन सूरी और राजशेखर का अपने दरबार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और यह बहुत ही प्रसिद्ध शासक बना। इसने अपने शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का भरसक प्रयास किया। इस काल में अंतिम मंगोल शासक तर्मासिरीन के नेतृत्व में अंतिम मंगोल शासक भारत पे हुआ। और एक दल जो है, कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का एक दल जो है झेलम नदी के पास तक आ गया था, जो दिल्ली नदी से झेलम नदी को पार करके और दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर एक जगह पे आ गया था, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त किया बल्कि कालानौर पे भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया। एवं कुछ समय तक उसका वर्चस्व जो है सिंधु नदी के उस पार तक फैल गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो पहली बार हिंदुओं के त्यौहार होली में अपना जो है भाग लिया। एवं उसने अपने शासनकाल के दौरान तर्क पर आधारित शासन चलाने का बहुत ही प्रयत्न किया। उसके बहुत से विचार बुद्धिमत्तापूर्ण एवं विवेकपूर्ण होते थे, किंतु वह उनका जो है सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर सका। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो है धर्म और साहित्य पे गहरा रुचि था। उसने दर्शन भी पढ़ा और वह बहुत ही खुले विचारों का व्यक्ति था। एमबीटी का जो सबसे विवादात्मक काम था उसका ये अपनी दिल्ली की राजधानी परिवर्तन जो है दिल्ली से देवगिरी करना था। वह देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था ताकि वह देवगिरी से पूरे दक्षिण भारत पर अपना स्थापत्य कर सके। एवं उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। इसने दिल्ली से एवं दौलताबाद के मध्य सड़कों का निर्माण कराया, जिसके बीच बीच में सराय और रुकने ठहरने की जगह यात्रियों के लिए बनाई गई। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण
दिल्ली से और दौलताबाद की दूरी जो है 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी। और इसके शासनकाल में चांदी की कमी होने के कारण इसने जो है प्रतीकात्मक मुद्रा का जो प्रयोग किया और प्रतीकात्मक मुद्राएं चलाई। इसके पहले चीन का एक शासक कुबलई था जो प्रतीकात्मक सिक्का चला चुका था। एवं एक काजी कातू नामक एक ईरानी शासक था जिसने कागजी मुद्रा चलाई थी। एमबीटी ने कांसे की मुद्रा चलाई जिसका मूल्य चांदी के टके के बराबर थी, जिससे प्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने स्वयं ही सिक्का ढालना शुरू कर दिया, जिससे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को बंद करना पड़ा इसे। एवं उसने अपने जनता से कांसे सिक्के के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से कृषि सुधार के लिए बहुत से कार्यक्रम अपनाए और इसने दोआब क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा चुना। और इसी के शासनकाल में एक बहुत ही लंबा जो है अकाल चला जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदेशों की बर्बादी हुई और जनता की मृत्यु हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने पशुओं एवं बीज के लिए एवं जो है कुएं की खुदाई के लिए तो जो है ऋण देना प्रारंभ किया, लेकिन तब तक दिल्ली में इतनी मृत्यु हो चुकी थी कि पूरा वातावरण दूषित हो गया था, जिस कारण एमबीटी दिल्ली छोड़कर गंगा के एक स्वर्ण किले के जगह पर जाके 2.5 वर्षों तक वहीं पर रहा। इसने दीवान ए अमीर को ही की एक स्थापना की जिसमें कृषि सुधारों के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई और सारे क्षेत्रों को एक प्रखंड के अधीन बांट दिया, जिसका प्रत्येक प्रखंड का एक अधिकारी होता था और उस अधिकारी का काम किसानों को ऋण देकर उपज में वृद्धि करना और उनको बेहतर बीज दिलवाना था। और उसने गेहूं के जगह पर गन्ना और गन्ने की जगह पर गेहूं और अन्य जैसे गेहूं की जगह पर खजूर और अंगूर लगाने का एक क्रम चलाया, जिससे फसल का जो है मिट्टी में चेंज होता रहे। यह भी योजना अधिकारियों की अनुभवहीनता एवं भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो पाई और एमबीटी को इसे पूर्णतः समाप्त करना पड़ा और इसके दिल्ली के कुछ दूर ही बसा था। एमबीटी ने तो दिल्ली, गुजरात और सिंध के क्षेत्रों में हुए विद्रोह को दबाने में सफल रहा, परंतु सिंध में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक राजगद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक भारत पर शासन किया। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था। रजब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था। फिरोज उसी का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म की बात कर ले तो इसका जन्म जो है 1309 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से अमीरों और सेना में जो है बहुत ज़्यादा असंतोष फैल चुका था, इसलिए एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, उलेमाओं और सेना के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई और उसने ऐलान किया कि जब भी किसी अमीर की मृत्यु हो तो उसे एकता के रूप में उसके उत्तराधिकारी को उसके उत्तराधिकार दिया जाए। और उसने अमीरों को यातनाएं और जो है कर देना बंद कर दिया, जिससे अमीर लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। सेनाओं में उसने वंशानुगत नियम लागू कर दिया और सेनाओं को नगद वेतन के बदले उसने नगद वेतन नहीं दिया, उसके बदले सेनाओं को 5-5 गाँव का राजस्व दे दिया, जिससे सेना में भी व्यापक तरीके से जो है भ्रष्टाचार फैल गया। उसने खुद को एक सच्चा मुसलमान कह के और उस उलेमाओं को खुश करने का प्रयत्न किया एवं उसके शासनकाल में जजिया कर एक अलग कर बन गया। पहले जजिया कर एक भू राजस्व कर था और स्त्रियों, अंधों और अपंगों को छोड़कर इसने सब पर जजिया कर लागू कर दिया और इसके ब्राह्मणों को भी देने के लिए इसमें लागू कर दिया, यानी अब ब्राह्मण वर्ग भी जजिया कर देगा। एफएसटी जो था पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मण ग्रंथों को फारसी भाषा में लिखवाया एवं इसके शासनकाल में संगीत, गणित एवं आयुर्वेद के कई ग्रंथ संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित किए गए एवं इसने मुफ्त अस्पताल की व्यवस्था की एवं कोतवालों को गरीब लोगों की एक सूची तैयार करने का हुक्म दिया एवं इसने गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी करने के लिए दहेज भी दिया। इसने जो है एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की एवं सभी नहरों की अच्छे से संचालन किया एवं एक 200 किलोमीटर लंबी एक नहर खुदवाई और उसने एक यमुना से जुड़ी हुई एक नहर भी खुदाई। परंतु फिरोज शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत जो है कई हिस्सों में टूटकर बिखर गया एवं 1398 में तैमूर के आक्रमण के साथ दिल्ली सल्तनत से तुगलक वंश का अंत हो गया। सुल्तान मोहम्मद एवं नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक अमीरों एवं विद्रोही राजाओं पर नियंत्रण करने में असफल रहे। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर बहुत ही भयंकर तबाही मचाई। उसने दिल्ली को पूरी तरह लूट लिया, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात दिल्ली से लूट लिया। उसने जो है राजमिस्त्री और अनेक कारीगरों को भारत से विदेश ले गया। इनमें से कई लोगों ने समरकंद में, जहाँ तैमूर की राजधानी थी, वहाँ पे बहुत ही सुंदर और भव्य इमारतें बनाई एवं तुगलक वंश जैसे तैसे
1412 ईस्वी तक चला एवं इसका अंत हो गया। फिर आया जो है सैयद वंश, जिसको जो है 1414 से 1451 तक शासकों ने शासन किया, जिसमें खिज्र खां मुबारक खां 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। तब जाके मुबारक शाह जिसने 1421 से 1434 तक शासन किया। जो खिज्र खां का पुत्र था वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा और उसने रैयत आला से अपने आप को संतुष्टि न कर पाने के कारण इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। मुबारक खां सैयद वंश का सबसे महान शासक था और इसने 1433 ईस्वी में मुबारकबाद नाम से एक नगर बताया, जिसका मुबारकाबाद नाम पड़ा, जो यमुना नदी के किनारे पर था। इसी के शासनकाल में आहिया बिन अहमद एक बहुत ही विख्यात विद्वान जो है इसके शासनकाल में इसमें आश्रित एवं इसके किताब मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन तारीख मुबारक शाही में उसने किया है। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया एवं अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। फिर इसकी मृत्यु हो गई एवं मोहम्मद शाह इसका दत्तक पुत्र था, जो एक अयोग्य शासक था और दिल्ली पर बहुत अच्छे से शासन नहीं कर पाया। मोहम्मद शाह ने खान जहाँ की उपाधि धारण की एवं 1445 में इसकी मृत्यु हो गई एवं अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा, जिसने 1445 से 1476 तक अपना शासन किया। यह सैयद वंश का आखिरी शासक था और इसी के शासनकाल में दिल्ली की बागडोर सैयद वंश से चलकर लोदी वंश के पास चली गई। और लोदी वंश की बात की जाए तो यह अफगानी शासक थे। इसी समय में मकबरों का काल कहा गया इसे। लोदी वंश 1451 से 1526 तक शासन पर रहा, जिसमें पहला शासक 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी शासक बना। बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह के सेनाओं के बीच पानीपत के निकट नरेला की जगह पर युद्ध हुआ एवं बहलोल लोदी अपने अंतिम अभियान ग्वालियर से वापस दिल्ली लौटते समय रास्ते में उसको लू लग गई और 12 जून 1989 को मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। और बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक 38 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली पर प्रथम यह अफगान वंश था जिसने बहलोल सिक्के चलवाए। इसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे और सिकंदर लोदी एक सर्वश्रेष्ठ शासक था जिसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की भी मरम्मत कराई थी। फिर 21 नवंबर 1513 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसने गज सिकंदरी नाम का एक पैमाना माप चालू किया जो 30 इंच का होता था। इसने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम फरहंग सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी 1526 से 1517 से 1526 तक शासन किया। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 में को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और वह वीर गति को प्राप्त हो गया, जिसके बाद दिल्ली पर अफगान शासकों का शासन का अंत हो गया। और यह दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मरा, जिसके बाद दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथ में चली गई और दिल्ली पर मुगल शासन की स्थापना हुई। तो आइए देखते हैं कि खिलजी वंश और तुगलक वंश ने किन किन शासकीय व्यवस्था की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने स्थापित किया था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित किया एवं अलाउद्दीन ने ही दीवाने मुस्तक खराज नाम से राजस्व विभाग की स्थापना की। दीवाने अमीर कोही नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नाम से दान विभाग का स्थापना किया और इसने ही दीवाने बंदगान नाम से एक विभाग की स्थापना की जो गुलामों के लिए विभाग था। तो साथियों, कैसी लगी हमारी क्लास? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद।